आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉर्डीटेला परट्यूसिस की पैथोजेनेसिस के बारे में। मेनली होता क्या पैथोजेनेसिस में, कैसे बैक्टीरिया ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिशन के बाद क्या होता है अटैचमेंट के बाद क्या होगा कॉलोनाइजेशन। बैक्टीरिया क्या करता है, कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है और फिर वहाँ पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सीलिया होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वहाँ पे म्यूकस अकुमुलेट होने लगता है। और जब म्यूकस अकुमुलेट होने लगेगा तो फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे परसिस्टेंट कफ आने लगता है। ठीक है, तो मेन अगर देखा जाए तो बॉर्डीटेला परट्यूसिस का मेनली वो किसको इन्फेक्ट करता है, तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल को डैमेज करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। बॉर्डीटेला परट्यूसिस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो जो बॉर्डीटेला परट्यूसिस का ट्रांसमिशन है प्राइमरली क्या रहता है, पर्सन टू पर्सन होता है, क्योंकि जब इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और जब वो कफिंग या फिर स्नीजिंग या फिर क्लोज कांटेक्ट में आता है, रेस्पिरेटरी कांटेक्ट में, तो जो बैक्टीरिया होता है वो रेस्पिरेटरी पार्टिकल से वहाँ पे बाहर आ सकते हैं और वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब कफिंग करेगा तो बैक्टीरिया कहाँ आएंगे, इन्वायरमेंट में आएंगे। और इन्वायरमेंट में जब कोई हेल्दी पर्सन दूसरा पर्सन होगा वो क्या करेगा, उसको इनहेल कर लेगा, जिससे क्या होगा वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका रिजर्वायर कौन रहता है, तो ह्यूमन बीइंग रहता है। ठीक है, ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या फिर इसको एयरबॉर्न डिजीज़ भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके थ्रू ही वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज टिनी ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग बैक्टीरिया आर इनहेल्ड बाई हेल्दी इंडिविजुअल्स। अब होता क्या, जब इन्फेक्टेड पर्सन होगा, कफ या स्नीजिंग करेगा, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस और जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन होगा वो बाहर निकलेगा। अब जब बाहर निकलेगा तो बैक्टीरिया कहाँ आ जाएंगे, ड्रॉपलेट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, तो जो बैक्टीरिया होंगे वो इन्वायरमेंट में वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो पार्टिकल्स रहते हैं बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि जो ड्रॉपलेट होगा ड्रॉपलेट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। अब कोई ससेप्टेबल पर्सन या फिर कह सकते हैं जो हेल्दी पर्सन है वो इसको इनहेल करेगा, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होंगे उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे तो बैक्टीरिया सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या, जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा वो जाके वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती हैं वहाँ पे अडहेयर करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया सिंपली म्यूकस में रहेगी तो वहाँ पे म्यूकोसिलरी क्लीयरेंस उसे बाहर निकाल देंगे। तो क्या करता है, अटैचमेंट करने के बाद जैसे ही उसने इनहेल किया, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होंगी, सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स होंगी, वहीं पे क्या करेगा, ये माइक्रोस्कोपिक जो सीलिया रहती हैं उनके साथ अटैच हो जाता है और उसके फंक्शंस को वहाँ पे क्या करता है, मतलब उसके फंक्शंस को वहाँ पे इनहिबिट कर देता है, क्योंकि ये केमिकल से क्रिएट करेगा जबकि। ठीक है, और वहाँ पे ये क्या करेगा, कॉलोनी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये जब वहाँ पे जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है। ठीक है, अब बहुत सारे कौन कौन से केमिकल, एडेशन इज मीडिएटेड बाय फिलामेंटस हेमाग्लूटिनिन फाइब्रिन एंड प्रोटैक्टिन। तो ये क्या करेगा, अब जब वहाँ पे अटैच करेगा, जाके अटैच करने के लिए ये क्या करता है, केमिकल से क्रिएट करता है। कौन कौन से, FHA जिसको हम फिलामेंटस हेमाग्लूटिनिन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, FHA फिम्ब्री रहती हैं, फिम्ब्री भी अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और प्रोटैक्टिन। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया FHA क्या करता है, इस जो सिलेटेड एपिथेलियम होंगी उनके साथ ही अटैच करेगा जाके। फिम्ब्री भी क्या करेगा, ये क्या करता है, ये भी बताए थे क्या रहेगा, वहाँ पे प्रोटीनियस स्ट्रक्चर रहता है। इसका मेजर फंक्शन यही होता है कि जो होस्ट की एपिथेलियल सेल्स हों वहाँ पे उनके साथ क्या करना, अटैच करने में हेल्प करता है। प्रोटैक्टिन ये भी जो बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन रहती है उसमें केमिकल प्रेजेंट रहता है, उसकी हेल्प से ये भी क्या करता है, अटैचमेंट के लिए रिजल्ट।
तो तीनों ये क्या करेंगे, अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब जब अटैचमेंट हो जाएगा फिर वहाँ पे क्या करेंगे, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब टॉक्सिन्स कौन कौन से प्रोड्यूस करेंगे, आफ्टर अटैचमेंट बॉडी टेला प्रोड्यूसेस रिलीज सेवरल टॉक्सिन्स दैट काजेज लोकल डैमेज। अब जब बैक्टीरिया वहाँ पे अटैच हो जाएगा जाके, तब क्या करेगा, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब कौन कौन से टॉक्सिन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करेगा, तो जो बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे कह सकते हैं वहाँ पे टॉक्सिन्स या फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं, टॉक्सिन मीडिएटेड डैमेज। अब टॉक्सिन्स जब प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे डैमेज होगा, जो होस्ट के सेल फंक्शन होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इम्यून रिस्पांस वहाँ पे इम्पेयर हो जाएगा, और जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स रहती हैं उनको ये डैमेज कर देता है। ठीक है, और जो इन्फ्लामेटरी सेल्स रहती हैं, जो हमारी इम्यून सेल्स रहती हैं, उनके स्टिमुलेशन को भी ये क्या करता है, वहाँ पे इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये केवल ऐसा नहीं कि डिजीज केवल बैक्टीरिया की फिजिकल प्रेजेंस से होती है, बल्कि क्या होगी, वहाँ पे जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से होती है। अब कौन कौन से, सबसे पहले सीलियरी पैरालिसिस। अब जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, मैंने ऊपर बताया भी, टॉक्सिन्स बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो सीलियरी पैरालिसिस, ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन्स एंड अदर टॉक्सिन्स किल आर पैरालाइज सीलिएटेड सेल्स। अब मेनली होता क्या है, जो सीलिया रहती हैं उनका फंक्शन क्या होता है, म्यूकस को बाहर निकालने का काम करना, क्योंकि उनके म्यूकस को मूव करेंगी और फिर जो क्या होगा, जो म्यूकस बाहर निकल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसिलियरी क्लीयरेंस कहते हैं। लेकिन जो ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन्स होता है, ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स की जो सीलिया रहती हैं, सीलिएटेड सेल्स रहती हैं, उनको ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। अब जो सीलिएटेड सेल्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका फंक्शन इम्पेयर होगा, और वहाँ पे जो म्यूकस होगा वो बाहर आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन्स होता है, ये क्या करता है, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स को डैमेज कर देता है। अब जब वो डैमेज हो जाएंगी तो सीलियरी मूवमेंट नहीं हो पाएगा, और वहाँ पे म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस नहीं हो पाएगा। अब जो क्लियरेंस नहीं हो पाएगा तो जो म्यूकस है या फिर जो वहाँ की सेल डैमेज हुई हैं या बैक्टीरियल अकोमुलेशन हुआ है, वो वहाँ पे क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन काज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे परसिस्टेंट कफ बनी रहती है। ठीक है, तो यही है जो कि क्या करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे म्यूकस क्लियर नहीं हो पाता। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकल इन्फ्लामेशन की। अब लोकल इन्फ्लामेशन भी काज करेगा, क्योंकि वहाँ काज करता है। इसके बाद क्या होगा, जब जहाँ पे अटैचमेंट करेगा बैक्टीरिया, वहाँ पे क्या करेगा, जब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे म्यूकस का अकोमुलेशंस होने लगेगा, एयरवे डैमेज हो जाएगा, और वहाँ पे धीरे धीरे सिस्टमिक इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले लोकल इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस। टॉक्सिन्स इंड्यूसेस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स डैमेजिंग एपिथेलियल सेल्स एंड काजिंग टिश्यू नेक्रोसिस। तो होता क्या, मेनली जो बॉडी टेला प्रोड्यूसेस है, जब ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, सेल को डैमेज करेगा। जब हमारी एपिथेलियल सेल डैमेज होंगी तो वहाँ पे बॉडी का जो इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब इम्यून एक्टिवेट हो जाएगा और डैमेज सेल होंगी, जो बैक्टीरियल कंपोनेंट्स होंगे, ये क्या करेंगे, इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो ये क्या करता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और जो साइटोकाइंस होते हैं उनको रिलीज करता है। ठीक है, जब साइटोकाइंस वहाँ पे रिलीज होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे लोकल इन्फ्लामेशन काज होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्रोसिस भी काज करता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होंगी वहाँ पे बहुत सारी सीवियर डैमेज हो जाएंगी, जिसके कारण वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो डेथ हो जाती है उनकी, और वहाँ पे लेफल टिश्यू डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो मेनली कारण यही रहता है, क्योंकि टॉक्सिन्स मीडिएटेड इंजरी प्लस इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी, और वहाँ पे जो लोकल टिश्यू होंगे वहाँ पे नेक्रोसिस काज होगा। ठीक है, और यही कारण है कि जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है और ज़्यादा वहाँ पे इरिटेशन प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, दिस कंट्रीब्यूट्स
टू इरिटेशन ऑफ एयरवे। तो आप क्या होगा, जब डैमेज एपिथेलियल सेल्स या जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स मिलके जो ये क्या करेंगे, वहाँ पे जो एयरवे होगा, एयरवे को हाइपर इरिटेबल बना देंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेशन वहाँ होने लगेगा, ठीक है। और जो कि वहाँ के जो कफ रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ छोटे छोटे स्टिमुलेशन पर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रांगली वो रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो पर्ट्यूसिस होगा, इसमें कफ केवल म्यूकस की वजह से नहीं होता, बल्कि क्या होगा, एपिथेलियल इंजरी के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण और इम्पेयर्ड म्यूकोसिलरी क्लियरेंस के कारण वहाँ पे इरिटेशन और कफिंग की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। अब भी क्या करते हैं, वहाँ पे जो कफ डेवलप होगा, तो जो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, वहाँ पे डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस होगी, एपिथेलियल सेल डैमेज होंगी, फिर जब डैमेज होंगी तो वहाँ पे लोकल इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगा, और वहाँ पे जो फंक्शंस होंगे, सिलिएटेड सेल्स होंगी, उनके फंक्शन इम्पेयर हो जाएंगे, और वहाँ पे सीवियर इरिटेशन की कंडीशन डेवलप होगी, जिसके कारण कंटिन्यूस वहाँ पे कफिंग की कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट है एक्सेस म्यूकस। persistent spasmodic cough mucus accumulation triggers repeated severe cough paroxysms। तो मेनली क्या होता है, एक्सेस म्यूकस। अब जब एक्सेस म्यूकस वहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो परसिस्टेंट स्पैज्मेटिक कफ, अब तो क्या होगा, वहाँ पे परसिस्टेंट कफ का प्रोडक्शन होता रहेगा। मेनली होता क्या, नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस कंटिन्यूसली वहाँ पे बनेगा, और जो सीलियाँ होंगी उनको ऊपर की तरफ मूव करके क्लियर करती हैं। लेकिन मैंने बताया बार्डिटेला पर्ट्यूसिस में क्या होता है, हमारी जो सीलिएटेड सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण म्यूकोसिलरी क्लियरेंस नहीं हो पाता है, और वहाँ पे जो म्यूकस होगा उसका अकोमुलेशन होने लगेगा, जिसके कारण एयरवे में इरिटेशन होगा, और वहाँ पे परसिस्टेंट कफ बनी रहती है। परसिस्टेंट कफ कह सकते हैं, पैरोक्सिम्स कफ कह सकते हैं। पैरोक्सिम कफ क्या होता है, पैरोक्सिम का मतलब होता है कि वहाँ पे सडनली आने वाला, वहाँ पे जो रिपीटेड या फिर इंटेंस अटैक होता है, उसी को कहते हैं। तो मेनली होता क्या, जो पर्ट्यूसिस है, पर्ट्यूसिस में पेशेंट को एक ही कह सकते हैं एपिसोड में कंटिन्यूसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा कफिंग की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम प्रॉक्सिमल कफ कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल कफ को, या फिर स्पैज्मेटिक कफ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि कफ इतनी ज़्यादा इंटेंस हो सकती है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जैसी कंडीशंस डेवलप होने लगती है, ठीक है। द क्लासिकल हूप अकर्स ड्यूरिंग रैपिड इनहेलेशन आफ्टर अ कफ। तो मेनली जो पर्ट्यूसिस होगी उसका सबसे क्लिनिकल फीचर यही रहता है कि जो कफिंग होगी वो कंटिन्यूसली स्पैज्मेटिक जिसको कहते हैं वहाँ होगी, और पेशेंट को वहाँ पे फोर्सफुली कफ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और रिपीटेड कंडीशन होती है क्योंकि एयर रैपिडली वहाँ पे तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसके कारण पेशेंट होगा वो कुछ समय के लिए क्या करता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, ठीक है। और जो कि कफ खत्म होने के बाद क्या होगा, जो पेशेंट होगा रैपिडली और फोर्सफुली इंस्पायरेशन करेगा, ठीक है। इस कारण से जब रैपिडली वो इंस्पायरेशन करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इरिटेशन या जो क्योंकि एयरवे वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से अंदर जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हुपिंग साउंड कहते हैं। उसी के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है, हुपिंग कफ नाम दिया गया है, ठीक है। तो हुप का मतलब होता है रैपिडली इंस्पायरेटरी साउंड आफ्टर अ प्रोक्सिमल ऑफ कफ, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूसली उसको कई एपिसोड में कफ आता है, ठीक है, जिसके कारण उसको क्या होता है, इन्हेलेशन में प्रॉब्लम होती है, या फिर कह सकते हैं इंस्पायरेशन करने में प्रॉब्लम होगी। और जब इंस्पायरेशन करेगा तो बहुत तेज़ी से इंस्पायरेशन करता है, इस कारण से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, ओके। Systemic effect of pertussis toxins is a AB type ectotoxins that affects multiple system causes lymphocytosis, hypoglycemia and increases histamine sensitivity। अब इसमें समझो सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ पर्ट्यूसिस टॉक्सिन्स।
कौन कौन से ए बी टाइप एक्सोटॉक्सिन्स मेनली होता क्या है। जो बॉर्डिटेला परट्यूसिस है ये ऐसा नहीं कि केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही इन्फेक्शन काज करेगा, ठीक है। इसके अलावा परट्यूसिस टॉक्सिन्स एक ए बी टाइप एक्सोटॉक्सिन्स है, तो ये क्या करता है वहाँ पे सिस्टमिक इफेक्ट भी काज कर सकता है। अब ए बी टाइप टॉक्सिन्स का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब हो गया ए से एक्टिव कंपोनेंट, बी से बाइंडिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक्टिव कंपोनेंट और बाइंडिंग कंपोनेंट रहते हैं, इसी दोनों टाइप के रहते हैं। तो जो ए कंपोनेंट होगा ये क्या करता है सेल के अंदर जाके वहाँ पे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रहती हैं उनको परफॉर्म करता है और वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो अब बी क्या करता है, बाइंडिंग करने का काम करता है। ए से एक्शन समझ लो, बी से बाइंडिंग समझ लो, ठीक है। ये दोनों तो जो परट्यूसिस टॉक्सिन्स रहते हैं उनका मेजर मॉलिक्यूलर इफेक्ट यही रहता है कि जो हमारी ट्रैक्ट रहती है वहाँ पे ये क्या करेंगी, सेल के जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स रहती हैं उनको एडीपी राइबोलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या करेगा वहाँ पे जो वहाँ पे जीआई मीडिएटेड जो वो प्रोटीन्स रहती हैं उनको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे जो एडेनाइलेटेड साइक्लेज एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है और इंट्रासेलुलर सीएमपी बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो क्या करेगा वहाँ पे सिस्टमिक इफेक्ट काज करे जाके। सेकेंड क्या करता है, क्या करेगा, लिम्फोसाइटोसिस काज करता है, ठीक है। ये क्या करेगा वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, उनका ब्लड में काउंट वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा, इन्फेक्शन होगा, तो इसकी वजह से जो WBC का काउंट होगा या जो लिम्फोसाइट्स रहती हैं उनका लेवल ब्लड में इंक्रीज का जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये अब जो क्योंकि बैक्टीरिया का अकोमुलेशन ज़्यादा हुआ है उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड में लिम्फोसाइट्स का अकोमुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। तो एक इसको भी एक क्लिनिकल साइन मान सकते हैं वहाँ पे परट्यूसिस का। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, तो परट्यूसिस टॉक्सिन्स क्या करता है, जब सिस्टमिक मेटाबॉलिक इफेक्ट काज करेगा जाके तो उसके कारण क्या होगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया काज होता है, ठीक है। क्योंकि जो परट्यूसिस टॉक्सिन्स होगा उसका इफेक्ट केवल इम्यून सिस्टम पे नहीं रहता बल्कि क्या करेगा, इसके अलावा भी हमारी जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन रहता है उसको भी ये क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। अब जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन डिस्टर्ब होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा और वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया काज होगी जाके, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज हिस्टामिन सेंसिटिविटी, तो जो परट्यूसिस टॉक्सिन्स होगा तो क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हिस्टामिन होगा, हिस्टामिन के को वहाँ पे और ज़्यादा सेंसिटिव वहाँ पे हो सकता है, मतलब जो नॉर्मल अमाउंट में हिस्टामिन रिलीज होता था, ठीक है, उसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, इसके कम्पेरेटिवली और ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी इसीलिए उसको क्या कहेंगे, हिस्टामिन सेंसिटाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन थी, मैंने पूरी कंडीशंस बताई। तो ये सारी पैथोजेनेसिस थी। पैथोजेनेसिस का मतलब सबसे पहला मतलब होता है ट्रांसमिशन, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो उसको जो इन्फेक्टेड पर्सन्स के जो रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स होंगे या ड्रॉपलेट पार्टिकल्स होंगे वो इन्वायरमेंट में आएंगे। अब क्या होगा वहाँ से, जब इन्वायरमेंट में आएंगे फिर क्या होगा, वहाँ से जो बैक्टीरिया होगा वहाँ पे अडेयर हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे तुम्हारा एडहेशन के लिए तुम्हारी फिम्ब्री हो गई, FTH हो गया उसके अंदर, तो ये सारे रहते हैं जो क्या करता है, अटैचमेंट के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। FHA, फिम्ब्री और जो प्रोटेक्टिन मैंने बताया था, ये तीनों क्या करता है, अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्स। अब जो बैक्टीरिया वहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसके बाद क्या करेगा, कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा और वहाँ पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे मैंने बताया था ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन्स होता है। ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल रहती हैं जो हमारी म्यूकोसिलरी सेल्स रहती हैं उनको ये क्या करता है, डैमेज कर देता है। और जो म्यूकोसिलरी सेल्स डैमेज हो जाएंगी तो वहाँ पे जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होता है, जो म्यूकस को बाहर निकालने का काम करता है, वो नहीं हो पाएगा, म्यूकस बाहर नहीं निकल पाएगा और म्यूकस वहाँ पे अकुमुलेट होने लगेगा। अब जो म्यूकस अकुमुलेट होने लगेगा तो उसकी वजह से
वहाँ पे जो एयरवे होगा या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा उसमें वहाँ पे इरिटेशन काज होने लगता है, और इरिटेशन काज होगा जिसके कारण वहाँ पे परसिस्टेंट कफ बना रहता है, जिसको हम प्रोक्सिमल कफ भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब जो परसिस्टेंट वहाँ पे कफ बना रहेगा, जिसके कारण वहाँ पे जो पर्सन होता है उसको वहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, वो कंटिन्यू वहाँ पे कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए वो जो इंस्पायरेशन की कंडीशन होगी उसको नहीं कर पाएगा। अब जो नहीं कर पाएगा तो कफ बंद होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे रैपिडली वो क्या करता है, इंस्पायरेशन करेगा। अब जो रैपिडली इंस्पायरेशन करेगा या फिर डीप इंस्पायरेशन कह सकते करेगा, उसकी वजह से वहाँ पे जो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि रैपिड एयर अंदर जा रही है, इस कारण से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, होपिंग साउंड कहते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है, होपिंग कफ कहा गया है। ठीक है, तो ये था पैथोजेनेसिस। अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस के। तो जो बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस है क्या काज करता है, पर्ट्यूसिस काज करता है, जिसको हम होपिंग कफ भी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये डिजीज जो रहती है ये धीरे धीरे डेवलप होती है, तो इस कारण से डिजीज सडनली वहाँ पे कह सकते हैं सही नहीं होगी। जो कफ होता है कंटिन्यू कुछ स्टेजेस तक रहता है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ की हमारी जो सीलिएटेड सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूस एंटीबायोटिक ले भी रहे हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया किल हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद तक भी क्या होगा, परसिस्टेंट कफ बना रहेगा। उसका कारण होता है कि जो हमारी सीलिएटेड सेल्स रहती हैं उनके डैमेज होने के कारण वो जो डैमेज हो गई हैं, इस कारण से वहाँ पे इरिटेशन कुछ दिन के लिए भी बना रहता है। तो जो इसका क्लिनिकल स्टेजेज रहते हैं, मेनली 3 स्टेजेज हैं जिनमें इनको डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। तो जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है अप्रॉक्स कितना 7 to 10 डेज होता है। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो कम्प्लीटली इन्फेक्टेड हो चुका होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं अपीयर हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करे, मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर सुनना नहीं होते हैं। अब कौन कौन सी इनकी स्टेजेज हैं, तो सबसे पहले कैटरल स्टेज, जिसको 1 to 2 वीक्स होता है। माइल्ड फीवर और रोनेरिया, मैलेज कफ रिसेंबल्स कॉमन कोल्ड। तो ये अलग अलग स्टेजेज रहती हैं। हाई इन्फेक्शियस स्टेज, तो जो कैटेरियल स्टेज है ये अप्रॉक्स वही 1 से 2 वीक की रहती है। कह सकते हैं डिजीज़ की जो इनिशियल स्टेज होती है और यहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत ही माइल्ड होते हैं। ठीक है, अक्सर मेनली यहाँ पे जो क्लिनिकल पिक्चर्स रहेंगी कॉमन कोल्ड जैसे यहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होंगे। इसीलिए इस स्टेज में क्या होता है, पर्ट्यूसिस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पेशेंट को वहाँ पे नॉर्मली माइल्ड फीवर आएगा, रोनेरिया की कंडीशन डेवलप होगी, राइनोरिया की कंडीशन डेवलप होगी, इसके अलावा मैलेज की कंडीशन होगी। ठीक है, मतलब वहाँ पे जनरली वीकनेस या फिर कह सकते हैं फील होगी, माइल्ड कफ की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये स्टेजेस में मेनली कफ क्या होगा, बहुत धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप हो रहा होता है, और वहाँ पे कह सकते हैं इनिशियल स्टेज में वहाँ पे पर्ट्यूसिस की कंडीशन नहीं लगती है। ठीक है, बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशन यहाँ पे अपीयर होती रहती हैं। और इस स्टेज को सबसे हाईली इन्फेक्शियस स्टेज माना गया है। जो कैटेरियल स्टेज है, कैटेरियल स्टेज को सबसे हाईली इन्फेक्शियस स्टेज माना गया। कारण क्या है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया होंगे वो एक्टिवली वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो सेडेड होती रहती हैं, लेकिन अभी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीवियर भी नहीं होती हैं, इसीलिए जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट को वहाँ पे पर्ट्यूसिस होने का पता नहीं चलता है, कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशंस वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा नॉर्मली वो कह सकते हैं
रहेगा वहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा वो आसानी से ट्रांसमिट भी कर सकता है, क्योंकि पर्सन नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल लोगों के साथ वो वहाँ पे रहेगा और वहाँ पे क्योंकि सिम्टम्स अभी अपीयर नहीं होंगे और वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सेकेंड स्टेज होती है पैरोक्सिमल स्टेज। तो ये कितने की रहती है? 2 to 4 वीक्स की रहती है। सीवियर रिपीटेड प्रोग्राम्स ऑफ कफ एंडिंग इन हूप, हेंस द नेम हूपिंग कफ। अब अप्रॉक्स जब 2 to 4 वीक्स हो जाएंगी तब क्या होगा, वहाँ पे कफ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और वहाँ पे रिपीटेड प्रोग्राम्स कह सकते हैं कंडीशन डेवलप होती है, क्योंकि बार बार कह सकते हैं बार बार वहाँ पे कफ का इंटेंस अटैक उसको आता रहता है, बार बार कफ उसको प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, जिसको इसी कारण से जो कफ होगा पेशेंट क्या करता है, बार बार फोर्सफुली उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसके कारण वहाँ पे बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कई एपिसोड में वहाँ पे कफिंग होती है। तो रिपीटेड कफ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रहती है, जिससे क्या होगा पेशेंट को वहाँ पे इंस्पायरेशन का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत तेज़ी से कह सकते हैं वहाँ पे पेशेंट को कफिंग होती है, कंटिन्यूअसली होती रहती है। इस कारण से पेशेंट इंस्पायरेशन नहीं कर पाता है। अब जब इसके बाद क्या होगा, जब कफिंग ख़त्म होगी उसके बाद क्या होगा, जो पेशेंट होगा सडनली वो क्या करेगा, फोर्सफुल रैपिडली इंस्पायरेशन करेगा, जिसके कारण वहाँ पे हुपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी और उसको हुपिंग कफ इसीलिए इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट है पोस्ट टिश्यूज वोमिटिंग साइनोसिस एग्जिशन। तो पोस्ट टिश्यू वोमिटिंग का मतलब हो गया कि वहाँ पे कफिंग के बाद क्या होगा, वहाँ पे सीवियर कफिंग के बाद पेशेंट को वहाँ पे वोमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, खासकर जो चाइल्ड रहते हैं उनके अंदर ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मेनली कारण क्या होता है, रिपीटेड सीवियर कफ। अब जब रिपीटेड सीवियर कफ होगी उससे जो गैग रिफ्लेक्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे जो वोमिटिंग रिफ्लेक्स होंगे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण वहाँ पे कफिंग प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा साइनोसिस की कंडीशन भी डेवलप होती है, क्योंकि सीवियर कफिंग के बाद क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट को कुछ टाइम के लिए वहाँ पे प्रॉपर्ली ब्रीदिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। अब ब्रीदिंग नहीं होगा, टेम्परेली वहाँ पे ऑक्सीजनेशन डिस्टर्ब होगी और वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन कंडीशन, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करेगा, जिसके कारण वहाँ पे लिप्स है या फेसेस पे ब्लूइश डिक्लेरेशन, यहाँ पे साइनोसिस जैसी कंडीशन अपीयर हो सकती है। मेनली ये कंडीशन कब डेवलप होगी, जब कफिंग बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, उस कंडीशन में डेवलप होती है। मोस्टली ये इन्फेंट्स की कंडीशन में ज़्यादा देखा गया है। एक्सेल एग्जेशन की कंडीशन भी डेवलप होती है, क्योंकि जो रिपीटेड वायलेंट कफिंग होगी उससे पेशेंट फिजिकली एग्जस्ट करता है, बहुत ज़्यादा एग्जेशन फील होता है। ठीक है, इसीलिए पेशेंट को वहाँ पे वीकनेस है, फटीग है, ब्रीदलेसनेस है, ये सारी कंडीशंस वहाँ पे फील होती हैं। उसका कारण क्या रहता है, एपिसोडिक कफ, कंटिन्यूसली वहाँ पे कफिंग होना। इस कारण से वहाँ पे कह सकते हैं ओवरऑल उसको वीकनेस फील होती है, प्रॉपर वो नींद डिस्टर्ब उसकी हो जाती है, ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होती हैं। अब इसकी लास्ट स्टेज है कन्वल्सेंट स्टेज। कन्वल्सेंट स्टेज 1 to 2 वीक आर मोर ग्रेजुअल रिकवरी, कफ ग्रेजुअली डिक्रीजेज। अब होता क्या है, जो कन्वल्सेंट स्टेज रहती है ये अप्रॉक्स 1 से 2 वीक या इससे ज़्यादा की भी हो सकती है, इसको हम रिकवरी स्टेज कहते हैं। अब इस स्टेज में क्या होगा, पेशेंट धीरे धीरे वहाँ पे रिकवर होना शुरू हो जाता है और कफ वहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज होगी। मैंने बताया था कफ अचानक डिसअपीयर नहीं होगी। ठीक है, जो धीरे धीरे होता क्या, कफ की जो सबसे पहले कफ की जो फ्रीक्वेंसी होगी, सीवियरिटी कह सकते होगी, वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वल्सेंट स्टेज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुअली रिकवरी होती है, बहुत धीरे धीरे वहाँ पे रिकवरी हो रही होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी कफ कुछ समय के लिए वहाँ पे पेशेंट के साथ बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के दौरान वहाँ पे ने बताया था रेस्पिरेटरी डैमेज हो गया है, इस कारण से वहाँ पे कफ कुछ दिन के लिए क्या होती है, कंटिन्यूअसली बनी रहती है। ठीक है, धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, मतलब धीरे धीरे कफिंग डिक्रीज होती है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स में, इसको 3 स्टेजेज में बताया, कैटरल स्टेज हो गई, प्रॉक्सिमल स्टेज हो गई, इसके अलावा
तीसरी रहती है कन्वल्सेंट स्टेज। तो अप्रॉक्स वही 7 to 10 डेज रहता है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। उसमें क्या होगा, आप जो बैक्टीरिया रहता है कम्प्लीटली तरीके से डेवलप कर लेता है, इसके बाद वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट इसका होगा, ठीक है। ओके क्लास, तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।